हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल अकेडमी। करंट अफेयर की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। ये अपने कुछ कोर्सेज चल रहे हैं यूआरओ के, तो आप इनको यूट्यूब पे देख लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो भी है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उसकी शुरुआत हो गई है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो खत्म हो गए, तो उन जो पदक तालिका है उसमें राजस्थान का जो स्थान रहा है वो कौन सा है, ठीक है। तो उस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में पहला स्थान रहा है या दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, हर इसमें राजस्थान की पदक तालिका में टोटल स्थान जो रहा है वो चौथा रहा है। कितने पदक जीते वो देखते हैं। राजस्थान ने 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य सहित कुल कितने 48 पदक जीते हैं, है ना। 48 पदक जीतकर टोटल जो लिस्ट है उसमें कौन सा स्थान पाया है, चौथा स्थान। अब आपको ये याद नहीं रखने कि 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने, ताकि आपको पता चले कि कुल 48 पदक जीते हैं, उनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य ये इतने हैं, ठीक है। कोई भी गेम हो उसको ये देखना है कि टोटल अपना स्थान है राजस्थान का वो कौन सा रहा है। हाँ, कुछ ओलंपिक हो गया या पैरा ओलंपिक जो गेम्स हो रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं कि भारत ने कितने रजत जीते या स्वर्ण पदक या कांस्य पदक या टोटल कुल कितने पदक जीते हैं वो ध्यान में रखते हैं। यहाँ जो ये गेम होते हैं इनमें ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कि स्वर्ण, रजत या कांस्य है, तो इनका आप नंबर याद रखो। ये याद रखो कि कुल कितने 48 पदक जीते हैं। अब खेलो इंडिया में पहला स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का। अब इसका याद रखने की जरूरत नहीं कि कुल कितने पदक जीते, महाराष्ट्र ने कितने पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया, ये सवाल नहीं आएंगे अपने। दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, है ना। तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा कौन सा, राजस्थान। ये है अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला सवाल है राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो सरकारी नौकरी है उनमें जो भी खिलाड़ी होंगे उनके लिए कितना रिजर्वेशन जो राज्य सरकार यानी राजस्थान में जो निर्धारित किया गया है वो कितना % आरक्षण है, ये बताओ आप। तो 1%, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 2%। तो सरकारी नौकरियों में जो भी खिलाड़ी होंगे उनको कितना % आरक्षण दिया गया है, 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल क्या है, आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य, इंग्लिश में करंट प्राइस पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही है, ठीक है। जो राजस्थान का आर्थिक सर्वे आया है 22-23, उसमें सिंपल ये बोले कि प्रचलित मूल्य यानी करंट प्राइस पर राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही है। तो 1,56,149 रुपये, 1,09,112, 1,35,962 या 1,15,122 रुपये। यहाँ ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, देखो मैंने करंट प्राइस पर पूछा है कि करंट प्राइस पर जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही है। आर्थिक सर्वे दे रखा है कौन सा, 22-23 के अनुसार। तो कितनी रही है याद रख लो, आज ही याद कर लो। ये वाले सवाल है ना, ये सर्वे में हमको ध्यान में रखने ही होंगे, रटने ही होंगे हमको। तो 1,56,149 रुपये हैं वो करंट प्राइस पर आर्थिक सर्वे 22-23 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। अब पिछले साल से अब तक कितनी % की वृद्धि हुई है वो देखते हैं। 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपये रही है। इस वर्ष यह वृद्धि दर कितनी रही है, वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है, 14.85% रही है, ठीक है। लास्ट साल से इस साल कितनी वृद्धि हुई है, 14.85% की, क्योंकि अब 1,56,000 है। तो लास्ट साल कितनी थी आप खुद देखो, है ना। फिर कंपैरिजन करो कि पिछले साल से, मान लो पिछले साल थी 1,09,000 थी, अब की बार कितनी होगी 1,56,000। पिछले साल का मतलब एक वित्तीय वर्ष। करंट प्राइस हमेशा किस पे होता है, एक वित्तीय वर्ष में देखते हैं कि मान लो 1,09 थी, उससे इस साल कितनी होगी 1,15 हो गई, तो कितने % की वृद्धि, मैं एक अनुमान बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो वृद्धि दर कितनी रही है, 14.85% की रही है, जो पिछले वर्ष के 18% की वृद्धि दर से फिर भी थोड़ा कम है।
पर फिर भी वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष ज़्यादा थी, 18% थी, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा थी। जो प्रचलित दर पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आई थी वो सर्वाधिक, उसमें वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। पर हमको ध्यान में रखना है इस साल कि 22-23 में जो प्रति व्यक्ति आई है उसमें वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, ये भी सिंपल सवाल आता है तो हम क्या बताएंगे, 14.85% की वृद्धि दर दर्ज की गई। क्लियर। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वे 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति व्यय है वो कितनी रही। अभी हमने देखी करंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर देखें तो 86,134, 80,545, 76,321, 65,213 रुपये है आगे। ठीक है सबके, ये क्या होगा, ये रही है 86,134 रुपये। तो स्थिर मूल्य पर आर्थिक सर्वे 22-23 के अनुसार जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 86,134 रुपये। और इसकी वृद्धि दर है वो कितने परसेंट रही है, 6.94%। यहाँ वृद्धि दर कितनी रही है, 6.94% की वृद्धि दर रही है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में फिर से आ रहा है H1N1 वायरस। ये हमेशा से चर्चा में रहता है, पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्न में से किस एक बीमारी के संदर्भ में इसका उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है। कौन सा, H1N1। एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू। तो ये दोस्तों स्वाइन फ्लू, इसके केस फिर से आए थे। तो स्वाइन फ्लू है वो कौन सा होता है अपना, H1N1। ध्यान रखना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू। तो ये समाचारों में रहता है, ये किससे संबंधित है, स्वाइन फ्लू से संबंधित है। अब अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, पर करंट में या तो उनकी जयंती है या उनसे संबंधित कोई दिवस है वो मना रहे हैं, तो वो इस संदर्भ में हम करंट में भी इसको पढ़ेंगे। तो कथनों पर हमको विचार क्या करना है कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये एक बुक है नामक जो कविता संग्रह है, तो इसकी रचयिता सरोजिनी नायडू थी। तो आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि ये सही है या गलत है। दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है, सरोजिनी नायडू से संबंधित है। तो पहला है गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह है, इसकी रचयिता सरोजिनी नायडू थी। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान में रखना कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह, इसकी रचयिता कौन है, सरोजिनी नायडू। दूसरा है, भारत में प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब, 13 फरवरी को। तो आपको ध्यान में रखना है कि 13 फरवरी को प्रति वर्ष भारत में क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो आपके स्टेटमेंट बताने हैं कौन से सही है, केवल एक सही है, दो, एक या दो, या ना आपका एक या ना दो। तो इसका राइट आंसर है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इसका मतलब गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी है, वो सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। और प्रतिवर्ष भारत में सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं हम, सबको पता होगा 8 मार्च को, अभी आने वाला है 8 मार्च को। तो उसमें क्या मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। क्लियर। ये बता दी मैंने आपको, पहली महिला राज्यपाल थी और जो उत्तर प्रदेश की बनी थी सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला सवाल है, भाषिणी मिशन को निम्न में से किसने लॉन्च किया है। भाषिणी मिशन, ताकि कुछ ऐसी स्थानीय भाषाएं हैं उनको लोगों तक उन भाषाओं को पहुंचाया जाए, ताकि लुप्त हो रही जो भी भाषाएं हैं उनको बचाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया था, भाषिणी मिशन। तो ये जो ऐप था ये किसने लॉन्च किया है, ये पूछ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड का है, या भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्रालय का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। इसने भाषिणी मिशन है इसको शुरू किया है। 20 से अधिक स्थानीय जो भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें उपलब्ध जो UPI 123 पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए मिशन भाषिणी है, इसकी क्षमताओं को UPI के साथ जोड़ा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखना। अगला सवाल क्या, भारत में तुर्की में अभी भूकंप आया था, फिर से आया तुर्की और सीरिया उस क्षेत्र में।
तो तुर्की में आए जो भूकंप प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आपको बताना है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन मित्र या ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त है। तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उन भूकंप प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ऑपरेशन दोस्त। अगला है IQ एयर। ये एक संस्था है IQ एयर। तो ये डेटा जारी करता है। इसके अनुसार भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो IQ एयर है वो जारी करती है। तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, मुंबई, जयपुर या कलकत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। IQ एयर क्या है? एक IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित एक वायु गुणवत्ता मानक निगरानी कंपनी है, वायु गुणवत्ता निगरानी कंपनी है। इसके अनुसार मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। मैंने सवाल क्या बोला है आपको कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई। ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? मुंबई है ना। वहीं दिल्ली की अगर लिस्ट में, पूरे वर्ल्ड में लिस्ट में स्थान देखें तो कौन सा? 6ठे स्थान पर है। और कोलकाता कौन सा? 17वें स्थान पर है। तो आप ध्यान रखना कि IQ एयर है, उसकी जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो मुंबई है। और दुनिया में भी मुंबई कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अगला सवाल है लावणी लोक नृत्य। इसका संबंध किससे है भाई? लावणी लोक नृत्य, ये ऐसे तो लोक नृत्य पूरे भारत से, क्योंकि राजस्थान का चूंकि हम एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे तो आता नहीं, फिर भी जो चर्चा में है वो आ सकता है। लावणी लोक नृत्य है, ये बहुत चर्चा में रहा है। तो लावणी मतलब सुंदरता है ना, लावणीयता, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये लोक नृत्य किया जाता है। तो किस राज्य का है ये? कर्नाटक, बिहार, राजस्थान का या महाराष्ट्र का? तो ये है महाराष्ट्र का। इस पर कुछ आरोप लगे थे तो इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा था। लावणी लोक नृत्य किसका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, धर्म गार्जियन अभ्यास मैं आपको रोजाना करवाती हूँ। अब चूंकि ये धर्म गार्जियन है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है ये अभ्यास, तो ये भारत और किस देश के बीच होता है और अभी हुआ है। तो देखते हैं धर्म गार्जियन का संबंध भारत और इजराइल से है, भारत और जापान से संबंधित, ब्राजील, भारत और ब्राजील या भारत और कनाडा? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म गार्जियन अभ्यास है वो भारत और कनाडा जो जापान है उसके बीच किया जाता है। धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है किन दो संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में है? भारत और जापान के बीच। अगला सवाल है सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये पूछा है कि जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है उसी तरीके से सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि, बृहस्पति, शुक्र या अरुण? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। अभी हाल फिलहाल में कुछ और खोज की गई है जिसमें यह पता चला है कि बृहस्पति जो ग्रह है उसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है। पहले कौन था? इसे बृहस्पति से पहले शनि जो ग्रह था उसके सबसे ज्यादा चंद्रमा थे, ये हमको पता था। हाल फिलहाल में कौन सा बन गया? बृहस्पति। और कितने? 92 चंद्रमा है इसके। अब याद रखना, ये आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब न्यूज अपडेट करना आप लोगों का काम है। हो सकता है मेरे आगे कभी ये न्यूज फिर से नहीं आई, मैं सवाल नहीं बना पाऊँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हुआ है हो सकता है आज से 6 महीने बाद फिर से ये बोल दे कि शनि का कोई नया चंद्रमा आया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो नई खोज हुई है, जो नया जो विवरण या ब्यौरा या डाटा सामने आया है उसमें हमें ये पता चला है कि सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है वो किस ग्रह का है। तो हो सकता है शनि हो जाए उस समय, पर आज की डेट में कौन सा है? बृहस्पति। 92 चंद्रमा है उसके। अगला सवाल है पूर्वी नहर परियोजना। ये राजस्थान सरकार का एक बहुत ही यूं मान लो बड़ा प्रोजेक्ट है, हर बार चर्चा में आता है, चाहे सेंट्रल बजट हो या अपना राज्य का बजट हो, उसमें इसको जो फंड है कितनी राशि इसको दी जाएगी, आगे किस तरीके से प्लान करेंगे, वो सब चर्चा इस पर होती है। ठीक है, इसी वजह से IAS मेंस में एक बार क्या आया था, इस पूर्वी नहर परियोजना पर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। अब प्रीलिम्स में आया नहीं अभी सवाल, तो आ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ पूर्वी नहर परियोजना के संदर्भ में जो कुछ कथन है उस पर विचार करने हैं। इसका उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों में वर्षा के जो अतिरिक्त जल है
चंबल, कुनू और पार्वती जो भी नदियां हैं उनको, इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिणी राजस्थान की जो भी नदियां हैं उसमें वर्षा का जो भी अतिरिक्त जल है उसका संचयन करना है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्वी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं उनमें वर्षा का जो जितना भी जल आ रहा है, अतिरिक्त जल हो रहा है, उनको इस तरीके से रिजर्व करो ताकि कितने जिलों, 13 जिलों तक सिंचाई या फिर पेयजल से संबंधित जो भी समस्या है उसका हम निवारण कर सके। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला ना, राजस्थान सरकार का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कितनी राजस्थान की कौन सी नदियां, दक्षिणी नदियां, दक्षिण राजस्थान की जो नदी है उनको आपस में इस तरीके से इंटरलिंक करो ताकि 13 टोटल कितने जिलों को, 13 जिलों को हम सिंचाई से संबंधित या उनकी पेयजल से संबंधित जो भी समस्या है उनका हम निवारण कर सके। इसका लक्ष्य जल चैनल का एक इस तरीके का नेटवर्क बनाना है, नदियों को, दक्षिणी राजस्थान की नदियों को इस तरीके से इंटरलिंक करना है जो राज्य के लगभग कितने 24% क्षेत्र और 40% आबादी है उसको कवर कर सके। हम इस जो जिस तरीके से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है ना, उसी तरीके से सरकार ये चाह रही है कि पूर्वी नहर परियोजना में इस तरीके से नदियों को इंटरलिंक करें हम, ताकि कितना, राज्य के 24% तो क्षेत्रफल को और 40% जो आबादी है उसको इसके माध्यम से हम कवर कर सकें। तो ये आपके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। मैंने आपको बता दिया कौन से, दोनों के दोनों आपके सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ये बता दिया। अभी राज्य बजट में मैंने बोला ना, सेंट्रल बजट राज्य बजट में इसमें होता रहता है। तो राज्य बजट में पूर्वी नहर परियोजना हेतु 1300 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं और ये 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल जरूरत है उनको पूरा करेगा। अगला सवाल क्या है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है। तो ये 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, है ना, वियतनाम, मॉरिशस, भारत या फिजी। तो इसका राइट आंसर होगा फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसका मकसद एक ही रहता है कि हिंदी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके और उनको लोगों तक उनकी जो समझ है वो बढ़ाई जा सके। इसलिए इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, फिजी में किया गया था। चक्रवात गैब्रियल जो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, हाल ही में किस देश में इस चक्रवात ने तबाही मचाई थी, ये चक्रवात आई थे। तो ये ध्यान में रखने, कभी कभार क्या है, कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर कोई ऑपरेशन भारत ने चलाया या कोई इस इंटरनेशनल बॉडी है उसने वहाँ पर चलाया या इस तरीके के कोई साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र है, तो वो क्या है हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो चक्रवात गैब्रियल हुआ था, वहाँ किस देश में तबाही मचाई, इस वजह से उस देश ने क्या है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। तो वो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोत्सवाना या कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आया था चक्रवात गैब्रियल, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अगला सवाल है आर्य समाज से संबंधित। मैंने आपको बताया सरोजनी नायडू का हम पढ़ कराए क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो इस वजह से हमें वो एक तरीके से करंट का विषय बन गया था। यही सेम बात है अगले सवाल से, जैसे आर्य समाज है। आर्य समाज वैसे तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, पर अभी क्या हुआ कि भारत सरकार ने आर्य समाज के जो संस्थापक थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनकी 200 जयंती मनाई थी। तो निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। इसकी आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, यह समाज मूर्ति पूजा और पशु बलि का विरोध करता है। जो आर्य समाज है ये मूर्ति पूजा और पशु बलि है इनका विरोध करता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको पहले बता दिया आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मुंबई में उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी और ये समाज क्या है, मूर्ति पूजा, जो भी ये कर्मकांड थे, पशु बलि, इन सब का विरोध करता था। तो दोनों आपके आंसर सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। कब की थी ये भी याद रख लो, कभी कभार ये भी आता है हिस्ट्री में देखे तो कि आर्य समाज है इसकी स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में, और मुंबई में इसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और ये हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दयानंद जी की 200वीं जयंती है उस पर श्रद्धांजलि दी थी, तो ये चर्चा में रहा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। वो एक समाज सुधारक थे। तो उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जो पशु बलि, मूर्ति पूजा, इस तरीके के कर्मकांड है इनका विरोध करता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है वो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहाँ पर? ये तो सबको पता है कि राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर? धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर या फिर सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। ये एक वेटलैंड है, आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें भी शामिल है। हाल ही में क्या किया राजस्थान सरकार ने? आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने हेतु इस उद्यान के अंदर ये बोला कि एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव भी किया है। तो ये चर्चा में है, तो हमें ध्यान में रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल भी है और एक वेटलैंड भी है। रामसर साइट भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उस सूची में शामिल है। अब आपको बताना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये कुछ मैंने कंजर्वेशन रिजर्व आपको दिए है, राज्य सरकार जिसको घोषित करती है, संरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं। इसको एक तरफ आपको दे रखे संरक्षण अभ्यारण्य या संरक्षण स्थल बोल दो इसको, दूसरी तरफ आपको दे रखा है मैंने जिला। तो कौन से जिले से कौन सा जो ये संरक्षण स्थल है ये शामिल है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शाहाबाद तलहटी ये कहाँ पर है? बारां जिले में, राइट है, क्योंकि शाहाबाद बारां में है और शाहाबाद तलहटी है ये नवीनतम घोषित है अभी। तो ये कहाँ पर है? बारां जिले में। वाड़ाखेड़ा कहाँ पर है? सिरोही जिले में। और बागदर्रा क्रोकोडाइल कहाँ पर है? उदयपुर में। और रणखार कहाँ पर है? जयपुर में। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? देखो शाहाबाद तलहटी तो आपका बारां में है, ये तो पक्का है, ये तो सही है। वाड़ाखेड़ा आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिरोही में है। बागदर्रा क्रोकोडाइल कहाँ पर है? उदयपुर में। अब रणखार है ना, ये आपका गलत है। ये कहाँ पर है? ये आज जयपुर दे रखा है जबकि ये जयपुर नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर तो क्या हो गया? गलत है, पर आपका आंसर राइट तो यही होगा ना, क्योंकि मैंने सवाल में कौन क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो रणखार है कहाँ पर? अगर जयपुर में नहीं है तो है कहाँ पर? तो ये है जालोर में, जालोर जिले में। अगर यहाँ जालोर दिया होता तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता। रणखार कहाँ पर है? जालोर में। अगर वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में कितने संरक्षण रिजर्व है भाई? 20। कितने टोटल? 20। अब आप ये देखना कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने अभ्यारण्य है, उनकी नवीनतम सूची है वो क्या है वो बताना फिर। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको कि वर्तमान में राजस्थान में संरक्षण रिजर्व कितने हैं? पूरे 20 हैं। हाँ, रणखार जालोर में मैंने आपको बता दिया। हाल फिलहाल में 4 है जो नवीनतम घोषित किए गए थे। नवीनतम घोषित कौन कौन से हैं? शाहाबाद तलहटी बारां में, बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में, बागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर में, वाड़ाखेड़ा सिरोही में। ये सवाल संरक्षण रिजर्व से संबंधित, कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित एक सवाल है, एक नहीं 2 कंटिन्यू 2 बार पेपर में आपके पहले भी आ चुके हैं। अभी चूंकि नए घोषित किए गए तो ये नए प्लस इसके अलावा 20 है, बच गए आपके कितने? 4 छोड़ दो 16 बच गई। तो आप देखना कि वो 16 है उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन कौन से जिले में है, तो वो आप सब एक डेटा बनाना पूरा। और राष्ट्रीय उद्यान आपके अभ्यारण्य सेंचुरीज राजस्थान में कितनी है और टाइगर रिजर्व कितनी है वो सब भी आप देखना। कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तो आप देखा करो कि आपका जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये सब ध्यान देना। तो ये सवाल पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया कि पीटी उषा जो एक महिला धावक है, तो उनको ओलंपिक जो एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे उल्टा सवाल कोई पूछ ले कि भारत में जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष निम्न में कौन सी है, तो वो होगी पीटी उषा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इन्हें उपसभापति के
पैनल में शामिल किया गया। इस पैनल में शामिल वो पहली मनोनीत सांसद है जो राज्यसभा में उपसभापति का जो पैनल था उसमें शामिल किया गया था पीटी उषा को। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीटी उषा राज्यसभा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, उनमें एक है पीटी उषा जो शामिल मनोनीत जो सदस्य हैं वो थी। और जो उपसभापति का एक पैनल होता है, उस पैनल का मतलब ये रहता है कि राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके बाद राज्यसभा अपने एक जो उपसभापति है उसका चयन करती है। अब अगर सभापति और उपसभापति दोनों ही सदन में राज्यसभा में ना हो तो कार्रवाई का संचालन कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं? उपसभापति एक अपना पैनल बनाते हैं। उस पैनल में पीटी उषा है उसको शामिल किया गया था और इस पैनल में शामिल होने वाली वो पहली ऐसी मनोनीत सदस्य थी। एक तो होती है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। ये क्या थी? मैंने आपको बताया 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में। तो ये इस पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद थी। क्लियर? अब अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो इस वजह से ये चर्चा में रही। तो ये स्टेटमेंट भी आपको सही हो गया। तो इसका क्या हो गया? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। पैनल का हिस्सा बनने वाली ये हमने देख लिया, जो सभापति उपसभापति के मौजूद नहीं रहने पर सदन की कार्रवाई है उसका संचालन करती है। और अभी हाल ही में राज्यसभा सभापति उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित थे, तो राज्यसभा की अध्यक्षता पीटी उषा ने की थी। क्लियर? अगला सवाल है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य उपयोग कहाँ तक हम सैन्य उपयोग उसका कर सके, इसके लिए पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये था ए आपका मॉन्ट्रियल कनाडा, बी आपका हैग नीदरलैंड, सी आपका मुंबई भारत और डी आपका तेहरान ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हैग नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है ना हैग। हैग में एआई का सैन्य उपयोग कहाँ तक किया जाए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उन सब पर चर्चा करने के लिए हैग नीदरलैंड में विश्व का ही पहला एआई पर सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है, संविधान में लोकसभा में उपाध्यक्ष पद का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको पता होगा कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में ये बोला गया है कि एक तो अध्यक्ष होगा और एक होगा उपाध्यक्ष। उन दोनों का चुनाव जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि ये जो उपाध्यक्ष लोकसभा में जो उपाध्यक्ष पद है उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 93? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 93। इसमें यह बोला गया है संविधान के 93 में कि जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों पदों का प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा वो भी देखेंगे हम। संविधान में अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन सकेगी। अनुच्छेद ये सेम प्रावधान अनुच्छेद 178 के तहत कहा गया है कि किसी राज्य विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद है उसका प्रावधान किया गया है। तो राज्य विधानसभा के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 178। क्लियर? हाँ, इनका कार्यकाल कितना होता है? जब तक लोकसभा का होगा या जब तक विधानसभा का होगा। तो उनका कार्यकाल कितना है? 5 साल का होता है। तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। हाल ही में ये हुआ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उपाध्यक्ष का चुनाव कराने में विफल रहने पर एक तो केंद्र और 5 राज्य जहां पर ये उपाध्यक्ष है वो पद नहीं है, अभी खाली है, तो इस वजह से इन 5 राज्यों को और सेंटर को नोटिस जारी किया है। तो इस वजह से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का नहीं खाली उपाध्यक्ष का ये जो पद है ये चर्चा में बना रहा। निम्न में से राष्ट्रपति निशान जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल निशान जो होता है वो किसे दिया गया था? कलर्स। ठीक है, आपको एक बार आरएस में ये सवाल भी आया था कि जो प्रेसिडेंट कलर्स है वो किसको दिया गया था? तो ये एक पोस्ट होती है जो भारत में सैन्य बल होते हैं, चाहे कोई सी भी सैन्य बल हो या
जो भी पुलिस प्रशासन हो, तो उसमें से प्रति वर्ष एक को क्या दिया जाता है, ये राष्ट्रपति निशान है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया गया हाल ही में, राजस्थान पुलिस को, हरियाणा पुलिस, बिहार या तटरक्षक बल को। तो इसका राइट आंसर होगा जो हरियाणा पुलिस है उसको राष्ट्रपति निशान है, उससे सम्मानित किया गया है। ये मैंने बता दिया आपको कि कौन देता, कौन है, गृह मंत्रालय देता है। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंशियल जो कलर्स है वो सम्मान दिया है। राष्ट्रपति निशान राष्ट्रपति द्वारा देश को असाधारण सेवा करने वाले जो सैन्य बल है उसको दिया जाता है। भारतीय नौसेना यह अवार्ड जीतने वाला पहला सैन्य बल था और अभी किसको दिया गया, हरियाणा पुलिस को ये सम्मान दिया गया है। अगला सवाल फिर और इंटरेस्टिंग है। नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, हाल में नियुक्त किया गया नीति आयोग का नया सीईओ। हमेशा ये ध्यान में रखना, हम पूरा इसमें पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार पढ़ाती हूँ। जब भी नीति आयोग में ऐसा कोई भी बॉडी आती है तो मैं फुल स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। नीति आयोग अभी क्या पूछा है सवाल में, सीईओ, तो BVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, परमेश्वर अय्यर या अरविंद मायाराम। तो इसका राइट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो नीति आयोग का नया सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। आज की डेट में याद रखो, पीछे जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये सीईओ परमेश्वर अय्यर बताया था। अब ये परमेश्वर अय्यर है, इनको कहीं और नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि इनका कार्यकाल था जून तक था, परंतु इनको और नियुक्त कर दिया, तो उनकी जगह किसको बनाया है अभी, BVR सुब्रमण्यम को। तो आज की डेट में याद रखो नीति आयोग का सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभार ये भी सवाल आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है। गठन कब हुआ था नीति आयोग का, 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। पहले योजना आयोग होता था, उसके स्थान पर नीति आयोग है उसको गठित किया गया था 2015 में। इसकी संरचना देखिए तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का जो PM होते हैं प्रधानमंत्री, वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। क्लियर। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष पद का प्रावधान किया गया है नीति आयोग में, वो कौन है वर्तमान में, वो है सुमन बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष। सीईओ की पोस्ट होती है वो कौन है, फिलहाल BVR सुब्रमण्यम। क्लियर। तो ये नीति आयोग का स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे पूर्णकालिक सदस्य है, दूसरे सदस्य होते हैं, पर एग्जाम में जो प्रीलिम्स में आती है वो ये आती है, या तो आपसे ये पूछेंगे कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो निम्न में कौन होते हैं। तो भारत के जो PM प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष होता है, उसको सरकार नियुक्त करती है, तो वो बार बार चेंज होते रहते हैं, आपको अपडेट रहना है। तो अभी फिलहाल कौन है, सुमन बेरी है। सीईओ होता है एक BVR सुब्रमण्यम, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। क्लियर। अब मैंने आपको अभी परमेश्वर अय्यर के बारे में बताया जो पहले नीति आयोग के सीईओ थे। अब उनको भाई कहीं और भेजना था, तो फिर पीछे पोस्ट खाली हो गई तो उसको तो भरना पड़ेगा ना। तो वर्ल्ड बैंक में भारत क्या करता है, अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में विश्व बैंक में भारत का एक कार्यकारी निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। तो वो निम्न में से कौन है, परमेश्वरन अय्यर, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या शरद कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। मैंने बताया ना नीति आयोग को सीईओ पर से हटाया गया, इवन जून तक वो रहने वाले थे, पर इनको भेजना था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से भारत का जो कार्यकारी निदेशक है वो नियुक्त करना था। तो परमेश्वर अय्यर को 3 साल के लिए वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से जो कार्यकारी निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। अगला और लास्ट सवाल है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा GST वस्तु एवं जो सेवा कर है उसका प्रावधान किया गया था। ये भी देखना है आपको, 99, 101वां या फिर 105वां या फिर 103वां। तो GST किससे आया था भाई, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपको ध्यान में रखना, तो आप बोलोगे ये तो बहुत पुराना हो गया, पर पुराने सवाल ही तो RPSC पूछती है। पिछले प्रीलिम्स में क्या आया, 99वां संविधान संशोधन था, इवन सुप्रीम कोर्ट में ने उसको बोल दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी 99वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था, है ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। वो ही सेम GST तो भी है, तो 101वां संविधान संशोधन है, उसका संबंध किससे है, GST से। अभी चर्चा में इस वजह से रहा कि इसमें एक ये बोला गया GST में कि एक परिषद होगी, उस GST परिषद है उसकी बैठक हुई है अभी नई दिल्ली में, तो इस वजह से ये फिर से चर्चा में है। हर साल होती है बैठक, तो लो पूरा पढ़ा देती हूँ। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से वस्तु सेवा कर को लाया गया था GST को,
संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा 279A, याद रखना ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 279A। इसके तहत ये बोला कि हम भाई एक जीएसटी परिषद है उसका गठन करेंगे, ठीक है। उस जीएसटी परिषद की संरचना कैसे रहेगी वो देखते हैं हम। इसका गठन कौन करेगा? जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इसकी संरचना में देखें तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं वो क्या होती है? इसकी अध्यक्ष होती है। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सबसे पहला सवाल 279A में किया गया है। इस जीएसटी परिषद का गठन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछ ले आपसे तो राष्ट्रपति द्वारा। अब ये पूछ ले कि जीएसटी परिषद है इसकी अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। सदस्य के रूप में जो राजस्व मंत्री या वित्त के प्रभार से संबंधित जो राज्य मंत्री होती है वो इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भी सदस्य के रूप में नामित कोई मंत्री होता है वो इसके सदस्य होते हैं। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में जीएसटी परिषद है उसकी 49वीं बैठक है वो आयोजित की गई थी। तो इस वजह से हमने सारा जीएसटी परिषद कहाँ इसका उल्लेख किया गया वो सब देखा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इन क्लासों को आप बार बार देखो, अपने नोट्स तैयार करो, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका करंट अफेयर साथ साथ में कैसे तैयार होता जा रहा है। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है उसको उठाओ और उसमें भी ये देखो कि कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स बनाओ। न्यूज़ करंट अफेयर तैयार करना है अगर आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। बिना न्यूज़पेपर के हम ये देख ले कि कोई मंथली मैगजीन उठा ली, वहाँ से हम न्यूज़ उठा लेंगे तो उससे क्या है, आप प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा आपका, कोई इश्यू नहीं है। इन सवालों से भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सवाल है जो भी ले रहे हैं वो एग्जाम के, ये देख लो कि एग्जाम में आने वाले सवाल है वही करवा रहे हैं। पर अगर आपको अपना खुद का एक व्यू बनाना है कोई भी टॉपिक पर तो उसके लिए, ताकि आप मेंस भी क्लियर कर सको और प्लस आपका आगे इंटरव्यू है उसमें भी आपके कुछ ऐसे विचार हो जहां आप उनको अभिव्यक्त कर सको, तो उसके लिए आपको पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यू एक पेपर पढ़ते रहिए और उसके नोट्स भी साथ साथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए वो आप जो नोट्स है वो तैयार करते रहिए, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।